नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है अब तक 4 यूनिट को, आई थिंक 5 यूनिट को, और ये 6th यूनिट है, बिल्कुल अलग यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियोधर्मिता। आज जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब तक ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में और जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हिंदी में कहते हैं रेडियो धारिता, रेडियोधर्मिता। ठीक है, तो क्या है रेडियो एक्टिविटी? देखो, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो, सबसे पहले तो ये जानो कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना कैसा है। ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है ना। अब तक हम पढ़ रहे थे, सारे मॉडल्स हमने पढ़े, फिर उनके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखा, इलेक्ट्रॉन्स को देखा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा। हम एटम के बारे में ज़्यादा जान रहे थे, है ना, तो उसे कहेंगे एटॉमिक फिजिक्स। और ये क्योंकि एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, कैसा फिनोमिना है? न्यूक्लियर, अरे NuClear, न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो ये कैसी फिजिक्स हो गई? न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये रेडियो एक्टिविटी है क्या? एक्चुअली जब भी कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल यानी एक जगह पे नहीं बैठेगा, तो वो कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होगा, बार बार अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेस को बार बार निकालेगा और किसी दूसरे न्यूक्लियाई में परिवर्तित होता रहेगा। कब तक ये प्रोसेस चलेगा? जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, तो वो अपनी उस स्टेट में नहीं रहेगा, वो कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा, गामा रेस को निकालता रहेगा। कब तक निकालेगा? जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाता। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियाई स्टेबल है और कौन सा नहीं? उसके लिए एक मोटा सा अनुमान लगा लिया गया है। जिन न्यूक्लियाई के अंदर N/P का रेशियो ग्रेटर हो, 1.5 से इवन इक्वल भी हो, तब भी हम क्या मान के चलते हैं कि ये एक हैवी न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और ये स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, यानी इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। अगर सबसे पहले ही सबसे जो हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी बात करें तो वो है टाइट्रियम, विच इज़ 1H3। अगर इसके N/P रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा? 1 - 2 कितना हो जाएगा? 2, और P प्रोटॉन 1 है, विच इज़ इक्वल्स टू 2, विच इज़ वेरी हैवी न्यूक्लियाई, है ना, रेशियो 2 आ रहा है। तो सबसे हल्का, विच इज़ वेरी हैवी नहीं, विच इज़ वेरी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो सबसे हल्का क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के एलिमेंट, ये मोटा मान लिया गया है कि स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के अंदर जो है ये नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे मास नंबर ज़्यादा होगा तो उनका रेशियो जो है वो 1.5 से ऊपर निकल जाएगा और रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बहुत पॉपुलर है, विच इज़ यूरेनियम 235। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग इसे यहाँ लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका N/P निकालेंगे तो P तो इसमें 92 है, नो डाउट, और N माइनस कर दो, ये माइनस करके तो निकलता है मास नंबर में से, ये जो नंबर है एटॉमिक नंबर है, इसे घटा दिया जाता है तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आता है। तो 5, 2, 3 कितना बचा? 23, 9, 14, डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 9, 5, 45, 1 जा, कितना आएगा? कितना आ जाएगा ये? 9 तो 1 ही आएगा, 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 180 हो जाएगा लगभग। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, फिर आगे भी कुछ बचेगा, है ना। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना आएगा, लेकिन 1.5 से ज़्यादा आ रहा है, कुछ बच जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है? 1.54। इसका मतलब विच इज़ ग्रेटर हो जाएगा 1.5 से, तो ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और क्या करेगा? स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा? स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा, गामा रेस को निकालेगा। तो अगली चीज़ है कि क्या है ये अल्फा, बीटा, गामा रेज और क्या है इनकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि कभी कभी इनकी प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल मरियल सा, और हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं अभी मिटा के लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं अल्फा, ठीक है,
यहाँ लिख लेता हूँ बीटा और यहाँ लिख लेता हूँ गामा और यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो, अब भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, अल्फा बीटा गामा नहीं दिख रहे, ये लाइन दिख रही है। एक सेकंड, कैमरे का ओरिएंटेशन थोड़ा सा बिगड़ गया है, मैं अभी से सेट कर देता हूँ, 1 मिनट बस आप रुक जाइए। ओके, अब ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे चार्ज। अल्फा पे पॉजिटिव होता है नो डाउट, क्योंकि ये हीलियम का जो एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद अल्फा पार्टिकल मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बीटा कुछ नहीं होते, बस इन्हें इलेक्ट्रॉन मान के चलिए आप, और गामा नो चार्ज। ठीक है, या कहें 0 चार्ज। ठीक है, चार्ज के बाद इस पे आता है कि क्योंकि चार्ज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्टेड होंगी कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है इफेक्ट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इफेक्ट होगी, ये नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो ये भी इफेक्ट होगी, ये भी इफेक्ट होगी, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी। ठीक है, मास की अगर बात करें तो ये हैवी है, ये बहुत कम यानी लो, वेरी लो मास होता है इसका ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशन है, कुछ नहीं है, केवल रेडिएशंस हैं। गामा तो केवल रेडिएशन है, कोई पार्टिकल नहीं है यहाँ पे। फिर बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है इसकी? वेरी लो, क्योंकि बहुत भारी है तो वेरी लो हो जाएगी, है ना, वेरी लो हो जाएगी। इसकी मीडियम मान लेते हैं और इसकी वेरी फास्ट, क्योंकि रेडिएशन हैं और रेडिएशन की हम क्या मान के चलते हैं स्पीड, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। इतना ही मान के चलते हैं ना रेडिएशन का। ठीक है, कुछ और रह गया है, और देख लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेंगे कि नहीं। इसके अंदर चार्ज है, जाहिर सी बात है करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट नहीं करेगा। फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा पार्टिकल्स अफेक्ट करते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी अफेक्ट करते हैं, गामा पार्टिकल्स नो इफेक्ट। एक और देख लेते हैं विच इज आयनाइजेशन पावर, IP लिख देता हूं मैं, आयनाइजेशन पावर। इसके अंदर वेरी हाई, ये सबसे ज़्यादा हाई करेगा, सबसे ज़्यादा आयनाइज कर देगा, है ना। मीडियम और लो, ना के बराबर आयनाइज कर पाएगा। आयनाइजेशन का मतलब है कि चार्ज होगा तभी तो आयनाइज कर पाएगा। अरे एटम है, एटम के अंदर से अगर कोई चीज़ जा रही है और उसे चार्ज देता जा रहा है या उसका चार्ज लेता जा रहा है तभी तो आयनाइजेशन हो पाएगा। वो कौन कर सकता है? जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा। डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी, बीटा के पास थोड़ा कम है तो उससे थोड़ी कम होगी, गामा के पास चार्ज नहीं है तो आयनाइजेशन पावर ऑलमोस्ट 0 के पास होगी। तो ये क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल की। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सोडी फजान के लॉ के पास। तो अगला है सोडी फजान का नियम, इसके साथ रसेल भी थे तो आप तीनों ही लिख लीजिए चाहो तो। सोडी फजान रसेल, ठीक है, सोडी फजान रसेल। इनका लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब होता है? 2He4, है ना, और बीटा पार्टिकल का मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्फा। अल्फा पार्टिकल का यही मतलब होता है और बीटा पार्टिकल का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, -1 कर लीजिए यहाँ पे। तो लेकिन बीटा के लिए हम क्या करते हैं, केवल 1E0 लिखते हैं। अब देखो सोडी फजान ने क्या कहा है, इसका ये लॉ जो कहता है वो डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जाना जाता है, या कहें समूह विस्थापन। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ग्रुप का, है ना। तो क्या कहा है सोडी और फजान ने? सोडी और फजान ने कहा है कि किसी भी
किसी भी एलिमेंट के अंदर से, किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी और उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने कहा है कि मान लीजिए हमारे पास 92 यूरेनियम 235 ही मान लो या 238 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। अगर इसमें से कोई भी एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या करेंगे हम, 4 की तो यहां कमी हो जाएगी, यानी 234 और 92 में से 2 यहां घट जाएंगे, यानी नीचे 2 की कमी हो जाएगी, इसकी कमी। अब एक चीज और है कि जो नया एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा 2 ग्रुप, ठीक है, पीछे की तरफ चले जाएगा, है ना। 2 अगर एटॉमिक नंबर कम हो रहा है तो पीछे की तरफ चले जाएगा। तो यही कहा है सोडी और फजान ने कि अगर किसी न्यूक्लियाई के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और उसके जो मास नंबर है उसमें से 4 की कमी हो जाएगी, और जो एलिमेंट बनेगा उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, दो ग्रुप पीछे की तरफ होगी, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही सेम कहा है बीटा पार्टिकल के बारे में। बीटा पार्टिकल के बारे में उन्होंने ये कहा है, देखिए यहाँ पे माइनस होता है, अब माइनस माइनस मिलके प्लस कर देते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। तो माइनस ये पहले से था और उसमें से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली प्लस करना है, किसमें, 1। क्या है ये, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में आप 1 कर दो और मास नंबर में एक भी, कुछ भी मत जोड़ो, कुछ भी मत जोड़ो, तो आपको ये रूल बन जाएगा किसका, सोडी फजान का। यानी सोडी और फजान ने कहा है अगर किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होगा, उसके एटॉमिक नंबर में आप 1 जोड़ दीजिए और उसके मास नंबर में 1 भी मत जोड़िए, ठीक है। नया एलिमेंट जो है वो एक ग्रुप आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है सोडी और फजान का लॉ। इसमें आप जो है आसानी से निकाल भी सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर आपको निकालने हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल निकल आए, तो आपको केवल एक काम करना है। जो फर्स्ट वाले एटम का मास नंबर था और दूसरे वाले एटम का जो मास नंबर था, उन दोनों को घटाइए, डिवाइडेड बाई 4। अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालने हैं तो पहले वाले का जो मास नंबर था उसमें से घटा दीजिए दूसरे वाले के मास नंबर को और डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, तो आपको क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसा ही बीटा के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो लास्ट वाला एटॉमिक नंबर है उसमें से पहले वाले एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, डायरेक्टली आपको बीटा पार्टिकल्स निकल आएंगे। तो ये है तरीका किसका, अल्फा पार्टिकल निकालने का और बीटा पार्टिकल निकालने का। गामा के लिए आपसे वो कभी नहीं पूछेगा, बिकॉज वो रेडिएशन है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो उनका कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब एक नई चीज आती है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रेडियो एक्टिव है, कौन सा कम है। तो उसके लिए हमने एक मेजरमेंट बना लिया जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव मेजरमेंट। है ना, या कहें रेडियो एक्टिवता का मापन। तो इन्हें किस में मानते हैं, डीपीएस में। डीपीएस क्या है, डीपीएस तो स्कूल से होते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, यहां पे इसका मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यानी कोई भी न्यूक्लियाई कितने पर सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कितने न्यूक्लियाई उसके पर सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इसे कहा जाता है डीपीएस। डीपीएस यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बहुत छोटी यूनिट है ना, हालांकि बहुत छोटी यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर है, ऐसी यूनिट्स हैं। इनको बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए हमारे बैकुलर साहब आए। बैकुलर बताने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की है ना, बैकुलर ने और क्यूरी और रदरफोर्ड, इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो इसलिए ये हैं, इनके यूनिट्स भी इन्होंने ही दी हैं, इन्हीं के नाम पर रख दी गई हैं बाद में। तो 1 बैकुलर इक्वल टू होता है 1 DPS, 1 रदरफोर्ड होता है 10⁶ DPS, 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 × 10⁻10 DPS।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसके पास डीपीएस ज़्यादा होंगे वो एलिमेंट ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा, जिसके पास कम डीपीएस होंगे यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स होंगे वो उतना ही कम रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्जन के लिए ये बड़ी बड़ी यूनिट्स भी हैं, ये तो इक्वल की ही है, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये सबसे बड़ी यूनिट है। यानी अगर रेडियो एक्टिव मेजरमेंट में सबसे बड़ी यूनिट की बात की जाए तो वो है 1 क्यूरी, सबसे छोटी की बात की जाए तो 1 डीपीएस है, विच इज इक्वल टू 1 वैक्यूलर। ठीक है, वैक्यूलर, हेनरी वैक्यूलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज भी की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। तो अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रदरफोर्ड सॉडी थ्योरी। रदरफोर्ड सॉडी थ्योरी है ना। इन्होंने थ्योरी में क्या है कि 4 एजम्पशंस रखे हैं अपने, और बाकी बहुत काम के एजम्पशंस हैं, वो आपके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी हैं वो, है ना। तो क्या है वो 4 चीज़ें जो आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ सिखा सकती हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता ही चुका हूं वो है रेडियो एक्टिविटी, मैं आरए लिख देता हूं। रेडियो एक्टिविटी इज ए कैसा फिनोमेना है? न्यूक्लियर प्रोसेस, प्योरली कैसा है? न्यूक्लियर प्रोसेस है। ये कोई एटम, इसका एटम से लेना देना नहीं है, यानी बाहर की सेल से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें बीटा भी निकल रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टी से भी कोई लेना देना नहीं है। जब भी बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग जब जब होगी, तब तब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी साझेदारी दिखाएंगे, अपनी दोस्ती दिखाएंगे दूसरे एटम के साथ। और यहाँ पे ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी कोई लेना देना नहीं है। तो अगला पॉइंट है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज are independent from chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल कोई मैच नहीं करती हैं, ठीक है। उनका अपना अलग हिसाब है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी बॉन्ड बनके कोई नया कंपाउंड बन रहा है, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है किससे? केमिकल प्रॉपर्टीज से। अगला पॉइंट क्या बनता है? इज ए रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम प्रोसेस है, इज ए रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस का क्या मतलब है? रैंडम प्रोसेस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई सैंपल है, सैंपल के अंदर काफ़ी सारे एटम्स होंगे, जाहिर सी बात है। अभी हम इन्हें न्यूक्लियस मान के चलते हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा न्यूक्लियाई सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देगा, है ना। रैंडमली है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इस बार इसने शुरू कर दिया, अपना अल्फा बीटा गामा निकालना शुरू कर दिया और ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया, बाद में कोई और शुरू कर रहा है। दिस इज ए प्योरली रैंडम प्रोसेस। आप नहीं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करके बता सकते कि पहला कौन सा न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा, कुछ नहीं बता सकते। केवल हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट मेथड, है ना। प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए क्या कह देते हैं हम कि ये एक रैंडम प्रोसेस है, नहीं बता सकते कौन सा न्यूक्लियाई सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करेगा। और नंबर 4 जो रेट है ना, या कहें कि रेडियो एक्टिविटी की जो डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिविटी की जो डिसइंटीग्रेशन वाले की जो रेट है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कांस्टेंट। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? डेंसिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिख लो, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ए टूट के V बना रहा है,
है ना, ए कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल जो बार बार टूट के क्या बना रहा है, बी बना रहा है, तो किसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ए का और बी का रेशो कांस्टेंट होगा, यानी कुछ न्यूक्लियाई बी में कन्वर्ट हो चुके होंगे, कुछ बचेंगे, जबकि वहां पे भी कुछ ए बचे होंगे, उनका जो रेशो है वो फिक्स होगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं मानना है, केवल आप रट लीजिए जो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये 4 पॉइंट्स दिए हैं किसने, रदरफोर्ड और सॉडी ने मिलके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन्हीं 4 में से कुछ पूछ लिया जाए, तो आप इसे रट लीजिए, लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जैसे लॉ के नाम से, लॉ क्या है, वो एक फॉर्मूला है, लेकिन जानते हो उसे लॉ के बारे में है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो क्या है ये डिके लॉ, ये कहते हैं कि जो एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो एक्टिविटी को क्या लिख सकते हैं, dN/dt, यानी नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई टी, ठीक है, dt। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, dN/dt, ये प्रोपोर्शनलिटी ये हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा एक, विच इज लैम्डा। ये इक्वेशन बन के आती है, वेयर लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट, वेयर लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट, ठीक है। अब ये लैम्डा क्या बताएगा, जिस न्यूक्लियाई का, है ना, जिस एलिमेंट का लैम्डा ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो उतना जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उतना जल्दी डिके हो जाएगा। डिके कांस्टेंट है तो क्या बताएगा, डिके कितनी जल्दी हो रहा है। और अगर मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं। क्या, कब, जब लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाए। लैम्डा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, यानी जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके लॉग वॉग लेके ये आ जाता है n बराबर n0 e⁻⁻ माइनस लैम्डा इंटू टी, n इक्वल टू n0 e⁻⁻ माइनस लैम्डा इंटू टी, और वेयर n0 क्या है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एक्टिव एटम लिख देता हूं, ठीक है, एक्टिव एटम का व्हेन t इक्वल टू 0, यानी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले कितने एटम थे, यानी टोटल एक्टिव जो न्यूक्लियाई थे टोटल, उसे n0 बोल रहे हैं, और फिर बाद में डिसइंटीग्रेशन होने के बाद कितने बचे t टाइम बाद, यानी 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 1 दिन बाद, 5 दिन बाद कितने बचे, वो है n, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसे एक्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज a इक्वल टू a0 e⁻⁻ माइनस लैम्डा टी। इसे मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू m0 e⁻⁻ माइनस लैम्डा इंटू टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पे से आते हैं। बचे हुए 2 और हैं फॉर्मूले, एक है हाफ लाइफ का, एक है मीन लाइफ का, वो इन्हीं से आपको बनाना सिखा दूंगा मैं अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 फॉर्मूले आपका काम बना सकते हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हाफ लाइफ क्या है और मीन लाइफ क्या है। तो क्या है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आप सब जानते ही हैं, बहुत फैमिलियर हैं उसके साथ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब है कोई भी न्यूक्लियस कितने टाइम में अपनी क्वांटिटी का आधा हो जाता है। मानिए 1 किलो है, अगर वो 1 घंटे में आधा किलो रह जाता है तो उसकी हाफ लाइफ हो गई 1 घंटा। आधा रह गया ना, कितने टाइम में वो आधा रह रहा है। मान लीजिए 10 किलो कोई एलिमेंट है, 10 किलो उसका वजन है, और वो जो है 1 दिन में आधा रह रहा है, 5 किलो रह जा रहा है, तो उसकी हाफ लाइफ हो गई 1 डे, ठीक है, 1 दिन। तो जीने के हैं 4 दिन, कहते हैं ना जीने के हैं 4 दिन, जीने के 4 दिन का मतलब उनकी पूरी लाइफ हो गई 4 और हाफ लाइफ हो गई 2, ठीक है। तो
हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला था n इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, उसमें क्या करना है, t की जगह तो आपको t हाफ रख देना है, ठीक है, t हाफ। कुछ लोग इसे कैपिटल T भी लिख रहे हैं, लेकिन मैं याद रखने के लिए t हाफ लगा रहा हूं, और n की जगह n नॉट बाई 2, क्योंकि आधा रह जाएगा, है ना। तो रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, t हाफ इक्वल टू निकल के आता है ln बाई 2, और अगर आपको ये फर्दर सॉल्व करना है तो ये निकल के आ जाता है 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब आगे है एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो, कि मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि टी टाइम में कितने जो है टी टाइम में कितना बचा हुआ है, कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख ही लीजिए, n इक्वल टू एन नॉट 2 रेज टू पावर कितनी, टी अपॉन टी हाफ, और यहां लगेगा माइनस, ठीक है। तो ये हैं 3 फॉर्मूले किसके, हाफ लाइफ के। अगर आप n बराबर एन नॉट डी की पावर माइनस लैम्डा टी में t इक्वल टू टी हाफ रख देंगे, n बराबर एन नॉट बाई 2 रख देंगे, तो टी हाफ कितना निकलेगा, ln, अच्छा यहाँ लैम्डा आएगा, ln बाई लैम्डा, ln 2, ये 2 यहाँ आएगा, ठीक है, ln 2 बाई लैम्डा, और टी हाफ अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ln 2 बाई लैम्डा को, तो कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिके कांस्टेंट, और ये तब है जब आपको टी टाइम दे रखा हो, तो आप लगा सकते हैं 2 रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ। इसके साथ ही एक मीन लाइफ और आती है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिख ही लीजिए साथ के साथ। मीन लाइफ का मतलब है कि जो सारे लिप्स है एक न्यूक्लियाई की जितनी लाइव है, सबकी अलग अलग है ना। जो जल्दी डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा वो जल्दी हो जाएगा, कुछ देर में होंगे, उन सब का अगर एवरेज निकाल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एवरेज लाइफ पीरियड, या कहें मीन लाइफ पीरियड। इसमें बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको डिके कांस्टेंट याद है तो आप टी एम इक्वल टू 1 बाई लैम्डा लिख सकते हैं। कहीं कहीं इसे टाउ भी दिखा गया है। टी एम से मतलब है मीन लाइफ, है ना, मैंने इसीलिए यहाँ पे टी हाफ लिख रखा है। टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड, और इसे कहेंगे मीन लाइफ, है ना। हाफ लाइफ को हिंदी में कहते हैं अर्धायु काल, अर्ध आयु काल, ठीक है। तो इसे अर्धायु काल कहते हैं। इसके फॉर्मूले 3 हैं, टी हाफ इक्वल टू ln 2 बाई लैम्डा, और अगला है 0.693 अपॉन लैम्डा, एक है एन नॉट इक्वल टू एन 2 रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये मीन लाइफ का है, 1 अपॉन लैम्डा करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इस पर क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, इतना ईजी तो नहीं आने वाला। तो ये हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। अब चलते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज देख लेते हैं, और उसके बाद बस वही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है रेडियो एक्टिव सीरीज, जो आपके सामने लिख रही है, ये रेडियो एक्टिव सीरीज है। रेडियो एक्टिव सीरीज का मतलब है जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है तो वो डायरेक्टली अपने स्टेबल न्यूक्लियाई में नहीं जाता, वो बीच बीच में पहले एक है, फिर दूसरे में बनेगा, फिर तीसरे में बनेगा, फिर चौथे में बनेगा, 5वें में, और धीरे धीरे जाके लास्ट में पहुंच जाएगा, जो उसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जो उसका स्टेबल ड्यूटर न्यूक्लियाई बनेगा, है ना। पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं जो स्टार्टिंग में था, लास्ट में बन जाती है ड्यूटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये बीच में जो सीरीज बन गई इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज। तो ये 4 तरीके की हैं, ये आपके सामने हैं। तो अच्छा, इसमें अभी रह गया है, ये पूरा नहीं लिखा है, 1 मिनट चलो पूरा कर लेते हैं, इसे पूरा ही लिखना था। इसे बोलते हैं थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज, ये इनके नाम पे हैं, TH लिख रहा है तो थोरियम सीरीज, NP लिख रहा है तो नेपच्यूनियम, NIUM, नेपच्यूनियम सीरीज, ठीक है। फिर ये U लिख रहा है तो यूरेनियम, सीरीज, और इसे बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज, ठीक है। तो ये 4 तरीके की सीरीज हैं, ये आपको रटनी पड़ेंगी, आप रट लीजिए इन्हें, है ना। क्या है ये, सबसे पहले क्या है थोरियम,
थोरियम के बाद क्या आ रहा है आपका नेपच्यूनियम, फिर यूरेनियम और फिर एक्टिनियम। अच्छा, इनके एक एक नाम और होते हैं, इन्हें कहते हैं 4n सीरीज, इसे कहते हैं 4n+1 सीरीज, इसे कहते हैं 4n+2 सीरीज और इसे कहते हैं 4n+3 सीरीज। 4n, ठीक है। इनका नाम ये कैसे पड़ा, अगर आप इनके मास नंबर में डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए कितना आ रहा है, तो 8+1 है ना, 8+1 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, 5, 1, 51+2, ऐसे ही इसमें आएगा +3 है ना। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को बोल रहे हैं +1 +2 +3। इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 3। कब, जब 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हैं 4 तरीके की सीरीज जो हैं थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम और एक्टिनियम, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वैसे मैं इसे मिटा के ही आपको कर देता हूँ, विच इज इक्विलिब्रियम। तो अगला टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम यानी रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो बहुत इजी है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, यानी बस एक फॉर्मूला याद कर लो, n1/n2। n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था लैम्डा के, अभी हमने देखा, तो ऊपर कर दो लैम्डा को, यानी λ2/λ1 = T1/T2। तो ये है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद 2 चीज़ और बचती हैं, वो हैं, एक तो बचा है आपका कि समस्थानिक किसे कहते हैं, है ना, समस्थानिक और संभारिक आइसोटोप्स यानी किन्हें कहते हैं। तो देखो, जिन एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होती है ना, उन्हें कहते हैं समस्थानिक, यानी जो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1h1, 1h2, 1h3, 1h1, 1h2, 1h3, ये तीनों क्या हैं, समस्थानिक हैं, है ना। और संभारिक क्या होते हैं, जिनके मास नंबर इक्वल होते हैं, उन्हें कहते हैं संभारिक, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी रेडियो एक्टिविटी की, आज हमने पूरी की पूरी समाप्त कर दी है रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें फिजन फ्यूजन और रह गया है, विखंडन और संलयन। ये आप जानते ही हैं कि एक बड़ा एलिमेंट, जो बड़ा न्यूक्लियाई है, वो टूट के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में हो जाए तो उसे कहते हैं विखंडन, फ्यूजन। और जो छोटे छोटे हैं वो मिल जाएं आपस में, उसे कहते हैं संलयन यानी फिजन, ठीक है। फिजन और फ्यूजन हो गए, संलयन और विखंडन हो गए। टूटना मतलब विखंडन होना और जुड़ जाना यानी संलयन होना, ठीक है। तो बस ये इतना सा टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी का। 4-5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आपको दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं। 5 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, हाफ लाइफ का, मीन लाइफ का, एक ये है इक्विलिब्रियम वाला, और n = n0 e⁻⁻T लैम्डा वाला, और एक आध फार्मूला और मेरे से जो मिस बचा वो हाफ लाइफ का 0.693/λ। बस इतने हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका काम बन जाना है। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरी यूनिट आज के दिन हमने पूरी की पूरी समाप्त कर दी है आपकी रेडियो एक्टिविटी वाली। कल नई यूनिट पे जंप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।